वैजाग में एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। उसमें शिवा करके एक लड़के को जॉब मिलता है। शिवा को रोज उसकी माँ टिफिन बनाकर देती थी। इससे वो ऑफिस के कैंटीन में बिल्कुल खाना नहीं खाता था। शिवा बड़े ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए उसके बॉस प्रिया से अच्छे मार्क ले रहा था, उनकी नजर में उठ रहा था। ये उसी ऑफिस में काम कर रहे मधु को पसंद नहीं आता था। इससे वो शिवा को कैसे अपमान करना करके सोच रहा था। इसलिए एक दिन वो ऑफिस के वॉचमैन को बुलाकर मधु उससे शिवा का लंच बॉक्स चेक करने को बोलता है। मधु के कहने से ऑफिस का वॉचमैन हर दिन शिवा को पता ना चले ऐसा उसका लंच बॉक्स चेक करता था। ऐसे ही एक दिन मधु से वॉचमैन सोनो, सर वो शिवा सर कैसे सर है सर, रोज टमाटर करी चावल ही लाता है, कैसे खाता है कि वो घर में अपन लोग सुबह अलग और शाम को अलग बनाते हैं और अपने आप को सर कहता है। इससे मधु को ये बात पता चलती है तो वो एक दिन स्टाफ से शिवा से भी अपने साथ अपना लंच बॉक्स लेकर कैंटीन में खाने के लिए जबरदस्ती करता है। कैंटीन में सब लोग अपने अपने पसंद का पिज्जा बर्गर ऐसे अलग अलग ऑर्डर करते हैं तो शिवा अपना लंच बॉक्स खोलकर टमाटर कड़ी चावल खा रहा था। ये देखकर मधु, फ्रेंड्स देखे क्या आपने शिवा को, वो इतना इंटेलिजेंट कैसा है, इसका राज पता चल गया। वो क्या है बोले तो वो हमेशा एक ही करी से खाना खाता है, वो भी सस्ते में मिलने वाले टमाटर करी चावल खाना, फिर भी कैसे खाता है यार तू, इतना कंजूसी काम में नहीं आती ब्रो, ऐसा कहता है। ये सुनकर प्रिया, देख मधु, कोई भी जानबूझकर ऐसे नहीं करता, जिसके प्रॉब्लम उसको रहते हैं, ऐसे अपमान करना ठीक नहीं है। उसके बाद प्रिया और बाकी लोग अपना खाना उसे भी खाने को बोलते हैं। शिवा, मैं खाना नहीं ले सकता, मुझे माफ कीजिए, नई नई आदत बनाए तो बाद में मुझे परेशानी होगी, कहकर वहाँ से चला गया। वो देखकर प्रिया मधु को बहुत गाली देती है। इससे मधु मन में, मैडम को अपने शिवा पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये दरिद्र है करके ऑफिस में सबको दिखाए तो तब पता चलेगा। अगले दिन शिवा के बर्थडे पर हॉलिडे रहता है तो वो ऑफिस नहीं आता। वो देखकर मधु ऑफिस में सभी लोगों को बुलाकर जमा करता है और शिवा के घर ले जाता है। सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग कार से शिवा के घर आते हैं। वहाँ शिवा एक छोटे से झोपड़े में और झोपड़े के आगे टमाटर के झाड़ रहते हैं और पौधे भी रहते हैं। शिवा उनको पानी दे रहा था। शिवा ऑफिस स्टाफ को देखकर उसे आश्चर्य होता है। वो सब लोग शिवा के पास आते हैं और शिवा से मधु, हैप्पी बर्थडे शिवा, ये तेरा झोपड़ा, ये टमाटर के झाड़ बहुत अच्छे हैं, यही है ना तेरे लंच बॉक्स का रहस्य, फिर भी इतनी कंजूसी काम में नहीं आती ब्रो, अच्छी सैलरी मिल रही है ना, बाहर से सब्जी वगैरह खरीद सकता ना, कहता है तो वहाँ शिवा की माँ आती है और, बेटा तुम बराबर बोल रहे हो, पर मेरे पति शिवा लोग बहुत छोटे थे तब उनका देहांत हो गया था। तब से शिवा मेरे साथ मिलकर वो घर की जिम्मेदारियों को अपने सिर पर ले लिया। स्कूल छूटने के बाद काम करते हुए खुद भी पढ़ाई किया और अपनी बहन को भी पढ़ाया और अभी बहन की शादी के लिए बहुत कर्जा किया। उस कर्जे को चुकाने के लिए अपने पगार से खुद के लिए 1 रुपया भी नहीं लेता और ऐसे संभल कर रहता है, ऐसा कहती है। ये बातें सुनकर सभी ऑफिस स्टाफ वाले तालियां बजाते हैं। उसके बाद शिवा से मधु, सॉरी ब्रो, तेरा अपमान करने के लिए आया था, पर तेरी माँ ने जो बताया ना वो सुनकर तेरी जगह पर मैं भी रहता ना तो शायद ये सब नहीं कर पाता, सच में तू ग्रेट है ब्रो, ऐसा कहता है। तो शिवा उसको थैंक्स कहता है। उसके बाद शिवा की माँ सभी ऑफिस, आशुतोष करोड़पति था, उसके कई प्रकार के बिजनेस थे। आशुतोष इलेक्शन के पहले बहुत सारे आश्वासन देता था, वो एक भी पूरा नहीं करता था। उसके चेले का नाम लड्डू था। लड्डू आशुतोष को सलाह देने का काम करता था। आशुतोष, मेरे प्यारे गांव के लोगों, इस बार मुझे जिताए तो हर घर में 24 घंटे फ्री पानी, फ्री करंट दूंगा और औरतों के लिए फ्री में बस सेवा दूंगा। जवान पढ़े लिखे लड़के जो बेरोजगार है उनको हर महीने पैसे और बूढ़े लोगों को पेंशन में 500 रुपए बढ़ाऊंगा, ऐसा आश्वासन देता है। लोगों में से कोई अगर उससे पूछता कि आशुतोष जी पिछली बार भी बहुत आश्वासन दिए है पर उसमें से बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए, फिर इस बार तुम पर हम कैसे विश्वास करेंगे, ऐसा कहता है। तो लड्डू, बेटा एक एमएलए को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है तुमको पता है क्या, वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करना चाहते हैं पर विपक्ष के पार्टी वाले बीच में आते हैं, ये बात तुमको पता है क्या, इसलिए इस बार एक बार आशुतोष जी को वोट दीजिए, वो खुद के पैसों से सब कुछ करेंगे, उनकी शपथ लेके कहता हूँ। कहते ही सभी लोग तालियां बजाते हैं। आशुतोष इलेक्शन के पहले ही हमेशा के जैसे शराब बिरयानी बांटता है। लड्डू पैसे बांटता है। इससे आशुतोष फिर से जीत जाता है पर दिया हुआ वादा आश्वासन एक भी पूरा नहीं करता। ऊपर से एमएलए बनने के बाद गलत तरीके से बहुत सारा पैसा कमाता है और घर में छुपा कर रखता है। इससे लोगों को गुस्सा आकर एक दिन सब लोग मिलकर आशुतोष के घर आते हैं। आशुतोष को खरी खोटी सुनाते हैं। लड्डू फौरन पुलिस को बुलाता है और उन पर लाठीचार्ज करवाता है। सभी लोग सरकारी दवाखाने में एडमिट होते हैं।
वहाँ पर काम कर रहे डॉक्टर विजय बहुत ही अच्छा आदमी था, इन सबका वही इलाज करता था। बाद में विजय इसके बारे में पता रहने के बाद भी उसे क्यों वोट दे रहे हो, ऐसे लोगों को वोट दिए तो आखिर में ऐसा ही होता है, इसके बाद फिर से उसे ऐसा धोखा मत खाना, किसी अच्छे इंसान को चुनकर ही इस बार दो, ऐसा कहता है। इससे एक आदमी, सर आप ही इस बार एमएलए के लिए खड़े क्यों नहीं होते? आपने इस गांव में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम और काम भी किए, बहुत पैसा खर्च करके बहुत से लोग का ऑपरेशन किए, आप जैसे जीते तो समाज का बहुत फायदा होगा, एक बार विचार कर देखिए सर, ऐसा कहता है। और एक जन, सर को सोचने नहीं देना, उनको खड़ा होना ही पड़ेगा इलेक्शन में, करके चिल्लाते हैं। तभी सभी लोग चिल्लाते हैं, हाँ सर को खड़ा होना पड़ेगा, विजय सर हमारे एमएलए होना चाहिए, विजय सर जिंदाबाद, करके चिल्लाते हैं। इससे विजय खड़े होने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे इलेक्शन के पहले प्रचार भी करता है। अब दूसरी तरफ आशुतोष भी खड़ा होता है और प्रचार करता है। एक दिन लड्डू, सर इस बार इलेक्शन ऑफिसर बदल गया है, उसका नाम अग्रवाल है, वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ऐसा सुना है, इलेक्शन में शराब पैसा बिल्कुल नहीं चलने देगा, ऐसा बोल रहा है, और दूसरी ओर देखे तो इससे विजय को बहुत फायदा होगा और उसकी बहुत मदद होगी, ऐसा कहता है। आशुतोष, फिर मैं अभी क्या करूँ रे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू ही कुछ कर, ऐसा कहता है। लड्डू बहुत सोचकर, सर मुझे एक आइडिया आया है, अपन अपने वोटर को गूगल पे करेंगे, बिरयानी घर घर में ऑनलाइन में ऑर्डर करके भेजेंगे, ऐसा कहता है। आशुतोष, सुपर रे लड्डू, फिर शराब का कैसा करेंगे? तब लड्डू, वो भी बताता जी, आप छाछ के ठेले लगाकर उसमें शराब मिलाकर देंगे, तब कोई भी हमें नहीं पकड़ सकते, ऐसा कहता है। इस तरह इलेक्शन के एक दिन पहले लिस्ट सामने रखकर लड्डू और आशुतोष सबको गूगल पे कर रहे थे। वो लोगों के फोन में पैसे आ रहे थे। वैसे ही हर घर में बिरयानी डिलीवरी हो रही थी। एक जगह पर छाछ का ठेला लगाकर वहाँ आशुतोष लड्डू खड़े थे। औरतों और लड़कियों को साधारण छाछ दे रहे थे और मर्दों को शराब मिला हुआ छाछ दे रहे थे। वो पीकर सभी नशे में डोल रहे थे। इतने में वहाँ विजय और अग्रवाल पुलिस के साथ आते हैं। विजय, सर ये बड़ा आदमी हर बार पैसा बिरयानी और शराब का लालच देकर वोट खरीद रहा है। इस बार आपके जैसा स्ट्रिक्ट ऑफिसर आने के कारण क्या करना समझ में न आकर नया नाटक कर रहा है, ऐसा अग्रवाल को पूरी बात बताता है। सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, बगैर सबूत के आरोप नहीं लगाता। उनका फोन चेक कीजिए, उसमें गूगल पे कितने लोगों को पैसा दिया पता चल जाएगा। वैसे फूड डिलीवरी ऐप भी चेक कीजिए, कितनी बिरयानी बटी है वो भी पता चलेगा। और हाँ, छाछ चेक किए तो उसमें शराब मिलाया या नहीं आराम से पता चल जाएगा। अग्रवाल आशुतोष के फोन छीनकर देखता है। आप सच बोल रहे हो विजय जी? बोलकर छाछ पीकर देखा तो आज तो इसमें तो शराब मिला हुआ है। ए मिनिस्टर आशुतोष, तुमको इलेक्शन कोटा वायलेंस के जोन में इलेक्शन में खड़े नहीं रहने देने के साथ साथ अरेस्ट भी कर रहा हूँ। बस पुलिस आशुतोष को पकड़कर जेल में डालते हैं। एक व्यक्ति रहता था, मुन्ना की पत्नी जमुना और चिन्नू मिन्नू करके 2 बच्चे थे। मुन्ना एक कचौरी की दुकान चलाकर उससे मिलने वाले पैसों से अपने पति पत्नी बच्चों का पालन पोषण करता था। मुन्ना को पहले से ही पूजा पाठ भगवान पर विश्वास बहुत था, वो किसी की भी मदद करता था। मुन्ना की कचौरी की दुकान उस गांव में बहुत फेमस थी। कोई भी उस गांव में आता मुन्ना की कचौरी खाए बिना नहीं जाता था। उसी गांव में रॉकी करके एक छोटा लड़का था। रॉकी के माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं। रॉकी उस गांव में अनाथ होकर रह रहा था। अगर कोई कुछ खाने को देता तो वो खाता, वैसे ही वो जी रहा था। एक दिन रॉकी मुन्ना के दुकान पे आता है। मुन्ना दुकान में कचौरी बना रहा था। वो गर्म तेल में कचौरी डाल रहा था तो उस कचौरी की खुशबू रॉकी के नाक तक पहुँचती है। इससे रॉकी के मुंह में पानी आता है। इतने में एक कस्टमर वहाँ आकर, क्या मुन्ना भाई कचौरी गरम गरम दिख रहे हैं, 2 देना, ऐसा कहता है। मुन्ना 2 कचौरी मिर्ची के साथ देता है। वो खाकर वो आदमी, अरे वाह कचौरी बोले तो तू बनाया हुआ कचौरी है, कहीं भी खाए तो ऐसा टेस्ट नहीं मिलता, ऐसा कहता है। मुन्ना खुश होता है। तभी और एक कस्टमर, मुन्ना थोड़ा और कुरकुरा बनाओ, ऐसा कहता है। मुन्ना उसे कुरकुरी कचौरी देता है। वो खाकर, सच में लाजवाब है ये कचौरी, ऐसा कहता है। ये बातें सुन रहे रॉकी को और भूख बढ़ जाती है। वो तुरंत उठकर मुन्ना के पास आकर, अंकल मुझे कचौरी चाहिए पर मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ काम हो तो बताओ मैं करता हूँ, ऐसा कहता है। ये सुनकर मुन्ना, क्यों बेटा भूख लगी है क्या, इधर आओ, करके रॉकी को बुलाकर 2 कचौरी देता है। रॉकी बड़ी खुशी से कचौरी खा रहा था। इतने में वहाँ आया कस्टमर रॉकी को देखकर, अंकल ये लड़का कौन है, ऐसा पूछता है। मुन्ना, वो अनाथ है भाई, भूख लगी है बोले तो एक समय का खाना दिया, ये बहुत छोटी सी बात है, फिर भी जिंदगी में हमें हर किसी की मदद करने की जरूरत है, ऐसा कहता है। इससे वो कस्टमर, हाँ सच में अपनी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। मुन्ना और कस्टमर पलटकर देखते हैं तो रॉकी खुश होकर हंसते हुए कचौरी खा रहा था। बाद में रॉकी दुकान से जाते हुए मुन्ना को धन्यवाद देने आता है तो मुन्ना, बेटा तुमको कभी भी भूख लगी तो तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो, तुम्हें जितने चाहे उतने कचौरी चाहिए बोले तो उतने कचौरी खाकर जा सकते हो, करके बताता है। रॉकी खुशी से सर हिलाता हुआ मन ही मन में, अंकल किसी दिन मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा करके सोचता है। वैसे रॉकी वहाँ से जाता है।
वैसे गया सो रॉकी एक दुकान में जाकर उस दुकान मालिक से यार कुछ काम हो तो बताओ। करके पूछता है। उससे दुकान का मालिक उसे अपने पास काम पर रख लेता है। ऐसे कुछ सालों बाद रॉकी बड़ा हो जाता है और खुद की एक दुकान डालता है। एक दिन रॉकी मुन्ना के गांव में आता है और वहाँ मुन्ना के पास जाकर कचौरी का ऑर्डर देकर कचौरी खाता है। अब रॉकी, अंकल मैं रॉकी हूँ, कहता है तो मुन्ना, कौन रॉकी बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं है। ऐसा कहता है। एक दिन भूखा था तो आपके पास आकर आपने दिए सो कचौरी खाया था। तब आपने कई सौ बातों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। उतना ही नहीं, आपने मुझे जब भी जी करे आकर खाना बोले थे। जिंदगी में कुछ न कुछ, कभी न कभी किसी की मदद करना चाहिए बोले थे। वो बातें मैं अपनी जिंदगी में याद करके रख लिया। अभी खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, मुझसे जितना होता है मैं उतनी मदद कर रहा हूँ। ऐसा बताकर मुन्ना के पैर पड़कर आशीर्वाद दीजिए ऐसा कहता है। इससे खुशी के मारे मुन्ना को क्या कहे शब्द नहीं मिल रहे थे। वैसे ही जिंदगी में सभी को किसी की जितेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। उसको दैव भक्ति बहुत ज्यादा थी। रोज घर में पूजा किए बिना बाहर नहीं निकलता था। वो ही नहीं, उसको राशि भविष्य का भी बहुत शौक था। भविष्य बताने वाले को हाथ दिखाकर अपना भविष्य सुनता था। उसने अगर अच्छा बताया तो वाह सही है, बरोबर बोले आपने। वैसे मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं करके मुझे भी लग रहा है मैं कभी न कभी बड़ा आदमी बनूंगा। ये आपने बताया ना, ये सच है। ये लो आपने जितने मांगे थे ना उससे ज्यादा दे रहा हूँ करके देता था। अगर उसने ठीक से नहीं बोला तो अरे क्या जी, मेहनत किए तो कोई भी बड़ा आदमी बन सकता है। वो आप क्या बता रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या? भविष्य बताओ बोले तो नीतियाँ सुना रहा है करके गालियां देता था। एक दिन एक राशि भविष्य बताने वाला, बेटा तेरी राशि में तपस्या के योग दिख रहे हैं। तपस्या किए तो तेरी जो भी इच्छाएं है वो पूरी होगी ऐसा कहता है। जितेंद्र, हाँ स्वामी जी, मुझे भी कब से तपस्या करने की इच्छा है। मैं तुरंत जाकर तपस्या करता हूँ, फिर भगवान जरूर उतर कर आएंगे ऐसा कहता है। ऐसे वो जंगल में जाकर तपस्या करता है। 1 घंटा करते ही पैर दर्द करते हैं, हाथ में भी दर्द होता है। एक बार ब्रेक लेकर फिर तपस्या करना शुरू करता है। इतने में खुजली हुई तो पीठ खुजाता है। इसकी वो हालत, वो कारोबार दूर बैठे एक स्वामी जी ध्यान से बैठकर देख रहे थे। वो बेटा इधर आ करके बुलाते हैं। जितेंद्र उनके पास आता है। क्यों बेटा, तपस्या क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? वो, हाँ स्वामी जी, मैं बड़ा आदमी बनने को होना, सभी लोग मेरे बारे में बात करने को होना, मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए भगवान की तपस्या कर रहा हूँ ऐसा कहता है। स्वामी जी, बेटा वो फिल्मों में दिखाए उतना आसान नहीं है, वो बहुत कठिन है। जो भी तेरी इच्छा है मैं पूरी करूँगा करके हाथ घुमाता है। बस एक रोशनी जितेंद्र के अंदर प्रवेश करती है। वो, बेटा अब तुझे आगे वाला कैसा है तुझे पता चल जाएगा। ऐसी शक्ति मैंने तुझे दिया है, इसकी मदद से तू अपनी इच्छा पूरी कर ले कहकर ओम तत्सत कहता है। वो वापस घर आते वक्त एक जगह पर पान से बनाया हुआ घर दिखता है। उसके आगे बहुत से लोग खड़े थे। अंदर में एक पान बाबा पत्तों में देखकर भक्तों से कुछ कह रहा था। जितेंद्र को कुछ समझ में नहीं आता है और वो बाजू वालों से पूछता है, ये कौन है, यहाँ क्या चल रहा है? ऐसा कहता है। वो कौन है पता नहीं क्या, इस एरिया में नए आए, उनका नाम पान वाले बाबा है। उनसे जो मांगोगे वो पान के पत्ते में देखकर बताते हैं। जितेंद्र, क्या पान के पत्ते में देखकर बताते हैं क्या? वो कैसे? वो अपनी घर की वस्तु अगर खो गई समझे तो बाबा वो पान में देखकर बताते हैं। वो ही अपना कोई खो गया तो वो भी बता सकते हैं, इसलिए वो पान वाले बाबा बन गए हैं ऐसा कहता है। जितेंद्र, अरे बाप रे, ये तो कुछ जोक लग रहा है, रुको जाकर देखता हूँ करके उस घर के पास जाता है। वहाँ पर बाबा अपने पान के पत्ते में देखकर, अरे मूर्ख प्राणी, तेरी पत्नी खो गई न रे, भाग गई है वो तेरे घर के काम वाले के साथ। वो लोग अभी मुंबई के बीच में घूम रहे हैं, जाकर पकड़ ले। जाने से पहले उस हंडी में 5,000 डालकर जा ऐसा कहता है। वो हुंडी में पैसे डालता है। पान के पत्ते में देखते हुए एक औरत से, माँ जी तुम्हारे पति पीना छोड़ना बोले तो बहुत कठिन है। अभी वो वाइन शॉप के पास पी रहे हैं, उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं कुछ रस दूंगा। हुंडी में 5,000 डाल दो ऐसा बोलता है। वो डालकर चली जाती है। बाबा जितेंद्र को देखकर, तुम्हारी क्या समस्या है बेटा? एक पान का पत्ता हाथ में लेते ही एकदम उस बाबा का चेहरा एक चोर जैसा दिखता है। वो मन में, ये क्या रे बाबा, ये तो एक चोर जैसा दिख रहा है ऐसा सोचता है। तो स्वामी जी दिए सो आशीर्वाद का काम है, शायद ये एक बहुत बड़ा चोर होगा सोचते वक्त। बाबा, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो, तेरी समस्या क्या है बता ऐसा बोलता है। जितेंद्र, वो कुछ नहीं जी, कुछ नहीं कहकर बाजू में आ जाता है। पान वाले बाबा और किसी को कुछ बता रहे थे। जितेंद्र तुरंत पुलिस को फोन करता है। वो आते ही खुद के अंदर जो पावर है उसके बारे में बताकर ये बाबा उसे चोर जैसे लग रहे हैं करके बताते हैं। बस पुलिस आकर बाबा को पकड़कर उनकी दाढ़ी मूछें खींचती है। एसआई, अरे बाप रे, तू है क्या रे गब्बर, इतने दिनों से इस भेष में छुपा हुआ है क्या? तेरे ऊपर बहुत केस लगाने हैं, चल रहे पुलिस स्टेशन करके जितेंद्र को, बेटा तेरे जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी है, तेरी आवश्यकता है। एसपी साहब से बात करके तुझे एसआई की नौकरी दिलवाता हूँ ऐसा कहता है। अगले दिन टीवी में उसके बारे में आ रहा था तो जितेंद्र बहुत खुश हो रहा था।
गांव में सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। ये देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। वो वैसे एसआई बनकर उसकी इच्छा पूरी होने से बहुत खुश होता है।